नमस्कार दोस्तों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का नया बैच क्रैकेडमी में प्रारंभ हो चुका है। जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वह एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों, क्रैकेडमी पर जो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का बैच प्रारंभ हुआ है उसकी फीस 16,999 रुपये है, लेकिन आप 25 मई के अंदर यदि एडमिशन लेते हैं तो इसमें 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और फिर उसके बाद हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि प्ले स्टोर पर क्रैकेडमी ऐप आ चुका है। आप प्ले स्टोर में जाकर क्रैकेडमी ऐप लिखेंगे क्रैकेडमी और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वहां न मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से लिंक को टच करेंगे और डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करिए, जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए, हम आपको सफलता की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके बैच से। चलिए दोस्तों, अभी मैं अपने पिछले क्लासेस में 2 क्लासेस समाज पर ले चुका हूं और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन समाज के अंतर्गत दे चुका हूं। एक बार फिर से समाज की परिभाषा की ओर लेकर चलते हैं जो हमने अपने पिछले क्लासेस में चर्चा कर चुका हूं। तो दोस्तों, समाज के लिए क्या आवश्यकता है? समाज के लिए 2 आधार की आवश्यकता होती है, एक क्षेत्र और लोगों का समूह। लेकिन दोस्तों, क्या हम लोगों के समूह को समाज कह सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। लोगों के समूह में एक अंतः संबंध होना अत्यंत आवश्यक है, तब जाकर एक समाज का निर्माण होता है। अर्थात दोस्तों, एक समाज के लिए लोगों का समूह और वह जो समूह है वो एक क्षेत्र में निवास करता हो और इन लोगों के समूह में एक अंतः संबंध होना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर समाज का निर्माण होता है। ये अंतः संबंध दोस्तों 3 आधार पर होता है। एक जो आपका सहयोग, दूसरा जो आपका संघर्ष, तीसरा जो आपका प्रतिस्पर्धा। अर्थात कि जो अंतः संबंध होता है लोगों के समूह के बीच, यह अंतः संबंध 3 आधार पर स्थापित होता है, जिसमें पहला आपका सहयोग और दूसरा संघर्ष और तीसरा प्रतिस्पर्धा की भावना। तो दोस्तों, जो सहयोग है, यह सहयोग का भाव समाज को स्थिर बनाता है, राइट। लेकिन दोस्तों, जो आपका संघर्ष है वो परिवर्तन को जन्म देता है। जैसे समाज में कई रूढ़िवादियाँ होती हैं जो समाज को एक गलत दिशा की ओर लेके चलता है, तो हम संघर्ष करते हैं और उस रूढ़िवादी विचारधारा का दमन करके एक आधुनिक विचारधारा को जन्म देते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रतिस्पर्धा यह दर्शाता है कि समाज विकास की ओर अब उन्नति कर रहा है, अर्थात कि विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। मनुष्य इसी समाज में जन्म लेता है एवं मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन दोस्तों, समाज निरंतर या उपस्थित रहता है, अर्थात कि समाज अस्थाई है। अर्थात कि इसी समाज में मनुष्य जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त कर लिया। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसी के परिवार के लोग उसको तुरंत दाह संस्कार की ओर लेकर चले जाते हैं और उसको चिता के हवाले कर देते हैं या कोई दफना देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी समाज में नए सदस्यों का आगमन भी होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज निरंतर या उपस्थित रहता है। और दोस्तों, समाज आत्मनिर्भर भी होता है। हमने इन सब पर वृहद चर्चा आपको प्रथम क्लासेस में कर चुके हैं। हमने अपने दूसरे क्लासेस में आपको मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो उन्होंने सामाजिक संबंध के विषय में 7 आधार बताए थे, उस पर हमने वृहद स्तर पर चर्चा किया और आपको वह भी एक्सप्लेन किया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल कैसे है। हमने उस पर भी एक प्रकाश बिंदु बहुत अच्छे से डाला।
आइए हम आज आपको अपने नए टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं और उस पर विचार डालते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है समाज की विशेषता या समाज की प्रकृति क्या होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेज में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं कि समाज की विशेषता या प्रकृति के विषय में कि क्या होता है। तो दोस्तों, समाज की विशेषता या प्रकृति में फर्स्ट स्टेप आता है पारस्परिक जागरूकता। राइट, क्या आता है? पारस्परिक जागरूकता। अभी स्लाइड की ओर चलेंगे, थोड़ा सा चीजों को लिखकर भी समझ लिया जाए। पारस्परिक जागरूकता। अब आप सोचो, अपने मन मस्तिष्क में विचार करो। यह विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके अंदर जागरूकता नहीं होगी तो क्या आप सामाजिक संबंध का निर्माण कर सकते हैं? यह मेरा आपसे प्रश्न है। जागरूकता के अभाव में दोस्तों कभी भी सामाजिक संबंध का निर्माण नहीं हो सकता है, और जब सामाजिक संबंध नहीं बन सकते हैं तो समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता है। तो इस जागरूकता के अभाव में सामाजिक संबंध नहीं बन सकते हैं। सामाजिक संबंध आपके नहीं बन सकते हैं। राइट दोस्तों, और न ही समाज का निर्माण हो सकता है। राइट, अब यहां पर समझने की आवश्यकता है कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो संबंध होता है वह दो आधार पर देखने को मिलता है। एक संबंध आपका सामाजिक होता है और एक संबंध आपका भौतिक होता है। क्या होता है? भौतिक होता है। और इन दोनों प्रकार के संबंधों के बीच अगर आप देखें प्रमुख अंतर तो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता का अंतर है। जो सामाजिक संबंध होता है उसमें जागरूकता पाई जाती है और भौतिक संबंध में जागरूकता का अभाव होता है। क्या आपको क्लियर हुआ? जो सामाजिक संबंध होता है उसमें जागरूकता पाई जाती है, जैसे माता पुत्र का एवं पुत्री का, पिता का पुत्र एवं पुत्री का, माँ के अपने भाई से, बच्चे का उसके मामा से। ये एक सामाजिक संबंध जागरूकता में निर्माण किया जाता है, जहां पर एक मर्यादाओं का महत्व होता है, एक संस्कार का महत्व होता है जो हम उसे फील करते हैं। लेकिन भौतिक संबंध में जागरूकता नहीं होती है। क्या एक कुर्सी पे हम बैठे हैं, क्या कुर्सी को पता है एक टेबल पर पेन, एक टेबल पर पुस्तक, एक टेबल पर मैप, हर एक चीज रखा है? क्या उस टेबल को पता है? क्योंकि उसके अंदर जागरूकता है नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा? आई एम राइट? आप लोग बताएं कमेंट करके कि टेबल का पेन पेंसिल आदि के साथ संबंध है, लेकिन जागरूकता नहीं। जागरूकता नहीं, उसे पता नहीं है कि मेरे ऊपर रखा गया है। क्या उसे पता है? नहीं, कि मेरे ऊपर ये चीजें रखा गया है, क्योंकि उसके अंदर जागरूकता है नहीं। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो ये जागरूकता से आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उन चीजों को आप फील कर रहे हैं। आइए अब टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं और डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका समाज की प्रमुख विशेषता एवं तत्व प्रकृति। इसके विषय में हम अब आपसे बृहद रूप से चर्चा करने वाले हैं। फ्यू मेन कैरेक्टर, समाज की प्रमुख विशेषताएं एवं तत्व या हम प्रकृति, इनके विषय में अब आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। फ्यू मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी नेचर, समाज की प्रमुख विशेषताएं एवं तत्व या हम इसे कहते हैं प्रकृति। तो आइए अब इसको डिटेल में जानते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें इसके प्रकृति के अंतर्गत आते हैं।
आज आपका लास्ट क्लास है समाज पर, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब आपको कुछ चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दें, क्या आपको समझ में आ रहा है और आनंद आ रहा है? आपको मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल एक अलग ही दृष्टिकोण से पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको इस समाज के ताने बानों को फील कराऊंगा। समाज शास्त्र आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, आपके समाज से जुड़ा हुआ विषय है, जो आप अपने दिनचर्या में उनको आसपास अगल बगल देख रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ विषय है। तो समाज और उसकी प्रकृति को स्पष्टता समझने के लिए यहाँ हम उसके कुछ फीचर एलिमेंट्स को जानते हैं और उस पर विचार करते हैं। तो अभी मैंने बताया पारस्परिक जागरूकता। तो दोस्तों, पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और न ही समाज। अगर जागरूकता नहीं है तो न सामाजिक संबंध बन पाएंगे और न ही समाज का निर्माण हो पाएगा। तो दोस्तों, एक समाज का निर्माण करना हो, एक सामाजिक संबंध का निर्माण करना हो, तो उसके लिए जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है। मर्यादाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। अपने जो कल्चर हैं उनको समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे चाची है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है। इन सभी चीज़ों को जानना अत्यंत आवश्यक है। आपका समाज से क्या संबंध है, आपका समाज के लिए क्या उत्तरदायित्व है, तो इसके लिए जागरूकता होनी जरूरी है। जागरूकता नहीं है तो संबंध नहीं बन पाएंगे। तो संबंध दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक और एक भौतिक। एक संबंध यहां पर देख रहे हैं, यहां पर लोग मतदाता जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनको पता है कि मतदान कितना आवश्यक है एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में। अगर हमको इस स्वस्थ लोकतंत्र में एक स्वस्थ सरकार का निर्माण करना है तो एक स्वस्थ मतदान होना अत्यंत आवश्यक है और 100% व्यक्ति जाकर मतदान करे और स्वतंत्र पूर्वक अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजे ताकि वह हमारी समस्याओं को लेकर उस सदन में विचार विमर्श कर सके। तो ये दोस्तों, इन समाज के सदस्यों में एक जागरूकता है, तब जाकर यह इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। और एक दोस्तों भौतिक भी संबंध होते हैं, जैसे यहां पर भौतिक संबंध दिखाई दे रहे हैं इस दूसरे चित्र में। तो इन दोनों प्रकार के संबंधों के बीच प्रमुख अंतर क्या दिखाई दे रहा है? तो प्रमुख अंतर पारस्परिक जागरूकता का है। यहां पर आपको जागरूकता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर आपको जागरूकता का अभाव दिखाई देगा, क्योंकि यह सामाजिक संबंध है और सामाजिक संबंध तभी निर्माण होगा जब जागरूकता होगी। लेकिन भौतिक संबंध में जागरूकता का अभाव पाया जाता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके बीच में रखा हूं ताकि एग्जाम्पल से और आपके अंदर क्लियरिटी आ पाए। एक टेबल पर किताबें, डायरी, पेन, पेंसिल आदि रखे हुए हैं। आप अपने टेबल को, जिस पर आप अध्ययन करते हैं, जिस पर आप सिलेबस रखे हैं, लिखने के लिए पेन रखे हैं, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अरमानों को लिखने के लिए डायरी रखे हैं और कुछ पुस्तक रखे हैं, पेंसिल रखे हैं। तो इनका टेबल के साथ एक भौतिक संबंध अवश्य है। भौतिक संबंध तो है ना, जैसे यहां पर चित्र में आप देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं, परंतु ये संबंध सामाजिक संबंध न होकर एक भौतिक संबंध है। यहां पर जो संबंध टेबल के ऊपर पेन, पेंसिल, ये आप देख लो चित्र में, आपको मैं चित्र में दिखा रहा हूं, ये आप देख लीजिए, सब रखा हुआ है इस टेबल के ऊपर।
रखा हुआ है ना। तो ये एक सामाजिक संबंध नहीं है, ये एक भौतिक संबंध है। कैसा संबंध है? भौतिक संबंध। क्योंकि इनमें मानसिक दशा अर्थात की जागरूकता का अभाव है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो ये लाइन लिखा गया कि भौतिक संबंध में पारस्परिक जागरूकता का अभाव पाया जाता है, मानसिक दशा का अभाव पाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि टेबल पर रखी हुई जो वस्तुएं हैं उनको वो इस चीज से अपरिचित है। टेबल, उस पर रखी हुई वस्तुएं और वस्तुएं टेबल की उपस्थिति से अपरिचित है। उनको पता नहीं है कि मेरे ऊपर क्या रखा गया है। तो इन सब में पारस्परिक जागरूकता का भाव पाया जाता है। आग और धुएं का तथा सूर्य व पृथ्वी का संबंध, ये सब एक भौतिक संबंध है। सभी को समझ में आया? चित्र में आप देख सकते हो, सभी को समझ में आया? अब आप समझ गए होंगे। तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक संबंध, एक भौतिक संबंध। सामाजिक संबंध में जागरूकता होती है, जहां पर रिश्तों एवं मर्यादाओं का महत्व होता है। लेकिन भौतिक संबंध में जागरूकता का अभाव पाया जाता है। टेबल पर रखे हुए वस्तुएं सजा धजा कर आप रखे हो, लेकिन वह उस चीज से अपरिचित होता है, उसे पता नहीं होता है। तो ये एक भौतिक संबंध है। लेकिन दोस्तों, जहां व्यक्ति पारस्परिक जागरूकता के आधार पर एक दूसरे के साथ क्रिया अंतःक्रिया करते हैं। सामाजिक संबंध में क्या होता है? क्रिया, अंतःक्रिया। जहां व्यक्ति पारस्परिक जागरूकता मतलब कि एक जागरूकता के आधार पर एक दूसरे के साथ क्रिया अंतःक्रिया करते हैं, वही सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। और सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। जैसे देखिए, इस चित्र में एक कपल आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, एक कपल। आपको पता है इस कपल के अंदर जागरूकता थी। एक लड़का हो या एक लड़की हो, एक समय तो दोनों एक कॉलेज में अध्ययन करते होंगे, एक दूसरे को देखते होंगे, तब जाकर ये आपस में प्रयास किए कि नहीं, हमें एक वैवाहिक जीवन में आना है, अपना जीवन साथी का चुनाव करना है। यही तो सोचे होंगे ना, है कि नहीं? तो ये उन्होंने सोचा, उन्होंने उस पर विचार किया, तब जाकर इनके अंदर यह चेतना आई। तो जहां व्यक्ति पारस्परिक जागरूकता के आधार पर एक दूसरे के साथ क्रिया अंतःक्रिया करते हैं, वहीं सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। और सामाजिक संबंध से ही दोस्तों समाज का निर्माण होता है। तो उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है। आज आप एक जागरूकता के कारण ही तो आप हमसे जुड़ पाए हैं। ऐसे थोड़ी आप हमसे जुड़े हैं कि आप हमसे ऐसे ही जुड़ गए हैं, ऐसे तो जुड़े नहीं हैं। आप एक जागरूकता से आप हमसे जुड़े हैं कि नहीं, हमें आपसे जुड़ना है क्योंकि आप हमें अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, आप हमारे विषय वस्तु से संबंधित आप एक अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, तब जाकर आप हमसे जुड़े हैं, है ना दोस्तों? तो ये सब समझने का प्रयास करिए। थोड़ा लाइट चली गई थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने कंटेंट में कमी नहीं किया हूं। ठीक है, चलिए अब मैं समाज की प्रमुख विशेषता और प्रकृति में पहला चीज आपको बता दिया, पारस्परिक जागरूकता। अब दोस्तों यहां द्वितीय चीज पता होनी चाहिए कि समाज अमूर्त है। यहां अब हमें क्या जानना जरूरी है
कि समाज जो होता है वो अमूर्त होता है। ये समाज अमूर्त कैसे है? अभी आपको जब आगे पढ़ाऊंगा समाज और एक समाज, जब आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा समाज और एक समाज, तब वहां पर देखेंगे कि समाज तो अमूर्त होता है, लेकिन दोस्तों एक समाज जो है वो मूर्त होता है। इंटरेस्टिंग बात है ना? बड़ी रोचकता भरी समाज शास्त्र की कहानी है दोस्तों। ऐसी रोचकता हम आपसे अब प्रतिदिन चर्चा करेंगे क्रैकेडमी पे। बस आप प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा और उत्साह के साथ आपके लिए कार्य कर सकें। आशा करता हूं कि कुछ लोग बहुत अच्छे से अपने स्टेटस पे लगाते हैं, लेकिन जो नहीं लगा रहे वह भी लगाना स्टार्ट कर दें। चलिए, समाज अमूर्त है तो दोस्तों समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। आपको यह हमने पहले ही क्लियर किया कि समाज के लिए दो आधार हैं, एक क्षेत्र और लोगों का समूह। लेकिन लोगों के समूह को हम समाज नहीं कहेंगे। इन लोगों के समूह में एक अंतः संबंध होना अत्यंत आवश्यक है, तब समाज का निर्माण होता है। तो समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। और ये लाइन मैंने आपको अपने पिछले क्लासेस में डिस्क्राइब कर चुका हूं, अच्छे से विवेचित कर चुका हूं। अब देख लेना, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार 7 आधार बताएं कैसे यह सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो दोस्तों ये सामाजिक संबंध जो है यह क्या मूर्त रूप में है? आप इन दोनों के प्रेम को क्या तौल सकते हैं, माप सकते हैं? आपसे यह प्रश्न है, क्या आप माप सकते हैं इन दोनों के प्रेम को? क्या आप तौल सकते हैं? क्या इन दोनों का प्रेम 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो का है? एक माँ का पुत्र या पुत्री से जो संबंध है, क्या उसे तराजू से आप तौल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे आप देख नहीं सकते हैं, वह अकल्पनीय है, कल्पनाओं से बिल्कुल ऊपर है। अभी आप एक वायरल वीडियो देखे होंगे। एक वायरल वीडियो में एक माँ जो गर्भवती थी और उससे पूछा गया, जब डॉक्टर डिलीवरी करते हैं तो एक लास्ट स्टेज में जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहां पर वह उस माँ से प्रश्न करते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी चाहिए कि अपने बच्चे की ज़िंदगी, क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुका था। तो वहां पर माँ ने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहूँ। और इस दुख भरी एक ममता की कहानी पूरे सोशल मीडिया पे बड़े स्तर पर वायरल हुआ। क्या आप उसे तौल सकते हो दोस्तों? मुझे बताओ, क्या वो तौला जा सकता है? आप सभी ये फील करो, आपके माता पिता की जो मेहनत है, उस मेहनत के आधार पर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अगर आप उस ईमानदारी के साथ तैयारी करने में असफल होते हैं तो आप बार बार असफल होंगे, क्योंकि आप अपने माता पिता को धोखा दिया। आपके ऊपर भरोसा किए उन्होंने, तो ईमानदारी से वर्क करो। माता पिता कभी नाराज नहीं होंगे। उन्होंने जो आप पर पैसे खर्च किए हैं, आप उनका उपयोग करो, न कि दुरुपयोग। तो दोस्तों यह जो प्रेम है ये अमूर्त है, ये मूर्त रूप नहीं है कि आप इसको तराजू से तौल लो, कि इसे छू कर आप फील कर लो। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अमूर्त है, इन्हें न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, इन्हें तो केवल अनुभव किया जा सकता है। देखिए इस फील को, ये इस अनुभव को फील कर रहे हैं, इस पल को आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे को समझने वाला दृष्टिकोण है, और ऐसे ही एक माँ पुत्र एवं पुत्री का। समझ में आ रहा है?
संबंध के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, एक से अधिक, तभी तो संबंध बनेंगे। तो अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त है। यह तो अमूर्त सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। जटिल व्यवस्था क्यों है? क्योंकि यह अमूर्त है। इसे तो हम न देख सकते हैं न तो छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो जटिलता की पराकाष्ठा आप देख सकते हैं कितना है। तो दोस्तों, ये सेकंड टॉपिक भी यहां पर समाप्त हुआ। सभी को समझ में आया? सभी लोग कमेंट करके हमें बताएं, सभी को समझ में आया? तो समाज की विशेषताओं में हमने आपको पहला क्या बताया? प्रथम हमने बताया कि पारस्परिक जागरूकता। सेकंड आपको मैंने बताया समाज अमूर्त है। अब थर्ड में आते हैं। आपको फर्स्ट में पारस्परिक जागरूकता में मैंने क्या बताया, शॉर्ट में तुरंत रिवीजन कर लिया जाए तो पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध का निर्माण हो सकता है और न ही समाज का निर्माण हो सकता है। संबंध दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक एवं भौतिक। सामाजिक संबंध में जागरूकता पाई जाती है, भौतिक संबंध में जागरूकता नहीं पाई जाती है। आप जिस टेबल पे पेन आप जिस टेबल पे कॉपी रखते हैं उसमें एक भौतिक संबंध है, न कि सामाजिक संबंध, क्योंकि वह इन दोनों से अपरिचित है। लेकिन सामाजिक संबंध में जागरूकता पाई जाती है। आपका जैसे माँ, पिता, चाचा, चाची, इन सब से आपका क्या कर्तव्य है, ये सब से आप परिचित होते हैं क्योंकि जागरूक है। समाज अमूर्त है क्योंकि इसे न तो देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। राइट, अनुभव। आइए तीसरे टॉपिक में चलते हैं, समाज में समानता एवं भिन्नता। तो दोस्तों, यह जो समाज है, आप जिस समाज में रहते हो उसी समाज को देखो। किसी और समाज में जाकर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। हमसे अच्छा समाज कौन समझा सकता है? हम खुद इस समाज के मेंबर्स हैं, हम खुद इस समाज को जानते हैं ना। तो समाज में समानता और भिन्नता दोनों देखने को मिलती है। किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें पूर्णतः समानता या पूर्णतः भिन्नता हो। आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज में अगर कोई सामाजिक समस्या होगी तो क्या एक व्यक्ति की सामाजिक समस्या होगी? मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। वह सामाजिक समस्या उस संपूर्ण समाज से जुड़ी होगी। जैसे बलात्कार, बलात्कार की घटना मानव सभ्यता को शर्मसार कर देता है कि आखिरकार इस सभ्यता का जन्म क्यों हुआ, करता है कि नहीं? तो दोस्तों, अगर किसी देश के एक कोने बलात्कार हो या आपके आसपास, दर्द तो होगा ना। आप अपने समाज के जो बहू, बेटी, जो छोटी बच्चियां हैं, उनकी आबरू को लुटने से बचाने की तो कोशिश करेंगे ना। तो ये सामाजिक समस्याओं के लिए ही तो लोगों ने एकत्र हुए हैं यहां पर। तो इसी समाज में आपको समानता भी दिखेगी और भिन्नता, अर्थात कि इसी समाज में आपको जातीय स्तरीकरण भी दिखाई देंगे, इसी समाज में वर्ग भी दिखाई देंगे, तो भिन्नता भी दिखाई देगी। तो प्रत्येक समाज में ये दोनों ही बातें अनिवार्यतः पाई जाती है। यहां हम इन पर पृथक पृथक रूप से विचार करेंगे। आइए अब हम समानता को पहले जानेंगे, फिर दोस्तों भिन्नता को भी जानेंगे। आइए अब देखते हैं। आपको बड़े सुंदर तरीके से सारे पीपीटी को कलेक्ट किया हूं और उस पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप अच्छे तरीके से इन्हें समझने की कोशिश करिए। हम आपसे बहुत चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलेंगे कि आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए कि मैं रो दूं। और एजुकेटर को देखते हैं खूब रोने लगते हैं कि मुझे व्यूवर्स नहीं मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूं।
अगर मैं ही रोने लगा दोस्तों, तो मैं आपको कैसा शिक्षा दे पाऊंगा। मैं आपसे एक आग्रह कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं कि आप लोग एक प्रयास करिए कि हर एक स्टूडेंट 10 सब्सक्राइबर देने की कोशिश करे। मैं आपके लिए क्वालिटी, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो लेकर आ रहा हूं। आपके लिए मैं कार्य करूंगा। आज नहीं कल ये फेमस होगा, आज नहीं कल वायरल होगा, कभी न कभी तो वायरल होगा। हो सकता है कभी मैं ही अधिकारी बन जाऊं, तब तो लोग देखेंगे ही गर्ज मारे। तो दोस्तों, आपसे यही कहूंगा कि कोशिश आप अपने तरफ से करिए कि आप ग्रुप में, स्टेटस में, फेसबुक में, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां मन हो शेयर करिए, हर एक सोशल मीडिया पर। आइए इसी समाज में अब हम समानता को समझते हैं क्या है, राइट। तो जब तक लोगों में किसी न किसी मात्रा में समानता की भावना नहीं होगी, तब तक उनका एक दूसरे से संबंधित होना या इकट्ठा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसी स्थिति में समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता है। यहां पर समझना होगा कि जब तक लोगों में किसी न किसी मात्रा में समानता की भावना नहीं होगी, तब तक उनका एक दूसरे से संबंधित होना या इकट्ठा रहने का प्रश्न ही नहीं होता है। आपके यहाँ एक सत्यनारायण की कथा आयोजित होती है। सत्यनारायण की कथा आप सभी लोग देखते हैं, है ना। मम्मी पापा सुनते हैं या आप अकेले सुनते हैं। भागवत होता है ना। मुशायरा होते हैं, होता है ना। तो इस सत्यनारायण की कथा में आप अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को आमंत्रित भी करते हैं कि आइए। तो यहाँ पर सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए आपके पड़ोस से लोग आते हैं, तो कहीं न कहीं उस सत्यनारायण की कथा से वो परिचित है। इसी कारण आपके यहाँ उपस्थित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो आपके जो दृष्टिकोण है, जो आपके संस्कार है, उस को लेकर आपके पड़ोस में एक इक्वलिटी है। इसी कारण वो उपस्थित हुए। ऐसे ही भागवत कथा में, ऐसे ही मुशायरे में जो इक्वल होंगे उस चीज़ों से संबंधित, वो इकट्ठा होंगे। इकट्ठा तो होते हैं ना दोस्तों, होते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, यहां समानता का तात्पर्य क्या है। तो समाज के अधिकांश सदस्यों का प्रमुख सामाजिक समस्याओं के संबंध में समान दृष्टिकोण पाया जाता है। अर्थात कि दोस्तों, जो समाज में समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर समाज में अधिकांश सदस्यों का एक दृष्टिकोण समान पाया जाता है। जैसे आप देखिए बलात्कार की समस्या, आप देखिए वैवाहिक बलात्कार की भी समस्या आज बड़े मात्रा में निकल कर आ रही है। महिलाओं को प्राथमिक न समझकर द्वितीयक की श्रेणी में रखना और उनको घरेलू कार्यों तक और उनको यौन संबंध एवं बच्चे पैदा करने तक सीमित रखना, यह एक समाज की लगभग एक समान समस्याएं हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर तो जनलांबी होंगी कि नहीं। देखिए, जनता यहां पर इकट्ठा हुआ है कि नहीं। वी वांट जस्टिस। आप बोल रहे हो ना, हमें न्याय चाहिए। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अन्याय हुआ है। इस समस्या को जड़ से आपको खत्म करने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, वी वांट जस्टिस। बोलेंगे आप, स्टैंड अप फॉर वुमेन, बोलेंगे। तो दोस्तों, यहां पर समानता का तात्पर्य एक समाज के अधिकांश सदस्यों का प्रमुख सामाजिक समस्याओं के संबंध में समान दृष्टिकोण पाया जाता है। साथ ही वे समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिलजुल कर कार्य करते हैं। वो समाज द्वारा जो एक लक्ष्य निर्धारित है,
उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करेंगे। ये नहीं है कि अलग अलग कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करेंगे। जो लोग कुछ मात्रा में शरीर और मस्तिष्क के दृष्टि से समान हैं तथा जो एक दूसरे के निकट है, उन्हीं में दोस्तों समाज पाया जाता है। अब यहां पर जैसे सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए ये जो सत्यनारायण की कथा है उसके सुनने के लिए लोग क्यों आए? तो दोस्तों इसीलिए तो आए कि यहां पर शरीर और मस्तिष्क के दृष्टि से लोग इक्वल हैं और लोग वहां उपस्थित हुए, भागवत की कथा हो। तो दोस्तों ये एक दूसरे के निकट है और उन्हीं में दोस्तों समाज पाया जाता है। आप देखिए यहां पर आप देखिए यहां पर क्या है? एक कृषि कानून आपने देखा था कि नहीं? जब एक बड़ा समूह बोला कि यह जो कृषि के 3 कानून आए हैं वो किसानों के हित में नहीं है, बड़ा आंदोलन हुआ, सभी लोग इकट्ठे हुए, लगभग ये किसानों की एक समान समस्याएं निकल कर आई और दोस्तों उन्होंने इस कानून को रद्द कराकर ही दम लिया। तो दोस्तों यहां पर समाज में समानता से संदर्भ में अब आप समझ गए होंगे। अब आप बताइए कहीं पर दिक्कत या परेशानी क्लियर हुआ? अब यहां पर गिडिंस ने क्या बोला? ये एक समाजशास्त्री है। इनका कहना है कि समानता की चेतना को समाज का आधार माना है। समानता की चेतना को आदिम या प्रारंभिक छोटे व सरल समाजों में समानता का आधार जो था दोस्तों वह नातेदारी या रक्त संबंध था। जब समाज छोटा था, जब समाज आदिम समाज था, जब वह जंगलों में जीवन यापन करता था और वह अपने आजीविका के लिए पशु पर निर्भर था, तो उस वक्त का जो समानता का आधार था नातेदारी या रक्त संबंध था। लेकिन अब आधार काफी विस्तृत हो गया है। अब राष्ट्रीयता समानता का एक प्रमुख आधार हो गया है। आज हम राष्ट्र, ऐ वतन के लोगों बोलते हैं ना। पाकिस्तान की बात आती है तो क्या कहते हैं आप? कश्मीर की बात आती है तो क्या कहते हैं आप? अभी कश्मीरी पंडितों के लिए एक मूवी बनी दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स। बना कि नहीं? और लोगों ने क्या कहा? कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, इसको हमने अपने खून से पाला है। कश्मीर में रहने वाला जो कश्मीरी पंडित है हमारे इसी राष्ट्र का वह एक सदस्य है और उस पर होने वाले अत्याचारों को हम देखते रहे, हम उसके लिए लड़ेंगे। आप देखिए सिनेमा हॉलों में क्या हुआ, आपने देखा सिनेमा हॉल में क्या हुआ? सभी लोग इकट्ठे होकर उस मूवी को देखे और उन कश्मीरी पंडितों के जो दर्द थे सभी ने फील किया कि नहीं? अभी लेटेस्ट न्यूज है, कश्मीर में एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, गवर्नमेंट जॉब में था, उन आतंकवादियों ने मार दिया। उस पत्नी ने रो रो कर चिल्ला रही, मुझे न्याय चाहिए, जिन्होंने मारा उनको मार डालो। बोल रहे हैं ना, आज उनके लिए कश्मीरी पंडितों की जो समस्या है वो समस्या केवल कश्मीर में रहने वाले लोगों की नहीं है, वो इस संपूर्ण भारत के भूभाग का है। समान हुए ना, ये समाज है। समझिए इसे दोस्तों। कश्मीरी पंडितों के लिए द कश्मीर फाइल्स ने एक बहुत बड़ा क्रांति ले आया। लोगों ने
दूसरे लोगों का टिकट खरीद खरीद के बोला कि जाकर सिनेमा हॉल में इस मूवी को देखें। लास्ट का सीन जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया, एक बच्चे को, वह बच्चा जो अनजान है, अपरिचित है, और उसको सटाकर गोली मार देना, इतना जाहिल। ऐसे पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्रोध क्यों निकल के आ रहा है लोगों का? क्योंकि हम समान हैं, इन समस्याओं को लेकर इक्वल है। अब समझ में आया आपको? इस समाज को समझो दोस्तों, बहुत प्यारा यह लेक्चर आपके लिए साबित होगा। गला बैठ जाएगा मुझे बोलते बोलते। मेरे अंदर जब राष्ट्र की भावना आती है ना, तो थोड़ा उबाल निकल कर आता है ना। अब दोस्तों, इसी समाज में भिन्नता और असमानता भी पाई जाती है। समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता भी पाई जाती है। कुछ आप चींटियों को देख रहे हैं ना, है ना, कुछ आप मधुमक्खियों को देख रहे हैं, और यहाँ पर एक चित्र में आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी देख रहे हैं। आइए मैकाइवर एवं पेस क्या कहते हैं। मैकाइवर एवं पेस का कहना है कि यदि सभी लोग पूर्णतः समान होते तो उनके सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों के जैसे काफी सीमित होते। दोस्तों, यदि सभी लोग पूर्णतः इक्वल होते, ये एक आदर्श, आइडियल बातें होती हैं। हम कुछ सामाजिक समस्याओं को लेकर समान हो सकते हैं, लेकिन ये कहो कि सभी लोग पूर्णतः समान, तो ये सिर्फ आइडियल, जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं साम्यवादी समाज, समता मूलक समाज बोले थे ना कार्ल मार्क्स। लेकिन क्या यह संभव हो पाया? जिन देशों में इस साम्यवादी अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया गया, क्या वहां पर इक्वेलिटी व्याप्त हुई? जैसे चाइना, वियतनाम, रसिया? नहीं ना, यह संभव ही नहीं है। तो यदि सभी लोग पूर्णतः समान हो जाएंगे दोस्तों, तो उनके सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों के जैसे काफी सीमित हो जाएगा। वो समाज जो आज आप देख रहे हो, वो उस बृहद स्तर पर आप नहीं देख पाओगे। ऐसी दशा में उनमें आपसी लेन देन या पारस्परिक आदान प्रदान बहुत कम होगा। लिंग भेद असमानता का एक उदाहरण है, और इसी भेद के कारण संतानोत्पत्ति संभव हो पाई। तो समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक एक दूसरे से कुछ न कुछ लेता है और बदले में कुछ कुछ देता है ना। तो दोस्तों, एक ब्राह्मण, यहां पर आप ब्राह्मण को उन्हें समझिए कि जो पूजा पाठ कर्मकांड कराते हैं। अब देखिए, वैवाहिक कार्यक्रम में वो किसी के यहां हो, उनकी जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, कहीं पर जो शूद्र है उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये आदान प्रदान है ना, ये समाज में जो असमानताएं हैं उनके कारण ही प्रत्येक एक दूसरे से कुछ न कुछ लेता है और बदले में कुछ कुछ देता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर यह ना समझिए कि मैं समर्थन कर रहा हूं। यहां पर मेरा कहना है कि यहां पर जातीय सिस्टम नहीं, कि आप निर्योग्यताएं लाद कर आप किसी को छोटा कर दीजिए और किसी को योग्यता पर निर्योग्यता न लाद कर बड़ा कर दीजिए। मतलब कि शूद्र ज्ञानी है और उसे निर्योग्य कराकर कि ये शूद्र है और उसको उन चीजों से विमुख कर दे, तो ये गलत है। जो यहां पर टैलेंट है उनकी सम्मान। तो मतलब कि समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक एक दूसरे से कुछ न कुछ लेता है और बदले में कुछ देता है। पूंजीपति के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास श्रमिक कहां से मिलेंगे? तो उनको श्रमिक के पास जाना पड़ेगा ना। तो श्रमिक को उनसे पेमेंट मिलता है और पूंजीपति को उनसे श्रम बल मिलता है। परिवार क्या आप सोच रहे हो कि
एक दूसरे से लेने देने से नहीं होगा। परिवार में जैसे हम अपने दादी के पास बैठते थे तो बोलते थे कि दादी, हम दादी को अम्मा ही बोलते थे, तो अम्मा ये बतावा कि तू छोटके के ज्यादा मानत हूँ लेकिन बड़के के कम काहे? तो बोली कि बेटा, पांचों उंगली तो बराबर हो नहीं सकती। किसी के पास भगवान ने ज्यादा दे दिया, वह अपने बुद्धि विवेक के द्वारा ज्यादा आगे बढ़ गया, लेकिन अगर वह थोड़ा सा कमजोर है, अगर मेरे सहयोग से वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन बेटवा, पांचों उंगली तो बराबर नहीं है, लेकिन एक उंगली में चोट लगेगी तो पांचों उंगली दर्द करता है। कितनी बड़ी बात! उन्होंने हमको इस चीजों से परिचित कराया और मेरे अंदर की बहुत बड़ी अज्ञानता को दूर कर दिया। तो दोस्तों, यह समाज है। यह समाज जो है, इन्हीं असमानताओं के कारण प्रत्येक एक दूसरे से कुछ न कुछ लेता है और बदले में कुछ कुछ देता है। परिवार में आपने देखा, मित्र मंडली में भी आप देखो, समूह, समिति, समुदाय सभी में पाई जाती है। और सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों में भिन्नता या असमानता की जो भी महत्वपूर्ण भूमिका है वह देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह टॉपिक भी मैंने पढ़ा दिया। अब समाज में भिन्नता समानता के अधीन या समाज में असमानता समानता के अधीन है। राइट? आइए इसे थोड़ा सा समझ लें जल्दी से। तो समाज में श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का मतलब क्या हुआ? कार्य के विशेषीकरण से। तो समाज में जो श्रम विभाजन पहले वह सहयोग है और फिर उसके बाद विभाजन है। राइट? यहां पर इसका तात्पर्य क्या है? तो समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, है ना? जब एक समान उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को हम क्या चाह रहे हैं? निपटा ले, खत्म कर ले, तो उसके लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। परंतु उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए वे आपस में कार्यों को बांट लेते हैं, विभाजन कर लेते हैं। कार्य श्रम विभाजन मैंने बताया ना, श्रम विभाजन का मतलब कार्य के विशेषीकरण, अर्थात कि जिसके अंदर योग्यता हो उसको ऊपर का पद, जो धीरे धीरे कम योग्य है उसको फिर धीरे धीरे नीचे। तो दोस्तों, यहां पर समाज में असमानता समानता के अधीन है। तो समाज में श्रम विभाजन पहले किस पर है? सहयोग है, फिर विभाजन। इसका तात्पर्य यह है कि समान उद्देश्यों, हमारे इक्वल एक उद्देश्य है और उनकी पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। परंतु उद्देश्य को हम क्या चाह रहे हैं? प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपस में कार्यों को बांट लेते हैं कि भाई कार्य को, ये कार्य की आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप किस क्षेत्र में आगे हैं, क्योंकि आप विवेकशील हो। जिसके पास साहस का कार्य है उसको हम साहस वाला कार्य दिए, जिसके पास इच्छा का कार्य है उसको इच्छा वाला। तो समान आवश्यकताओं के कारण ही असमान कार्यों को पूरा करने के लिए लोग एकत्र होकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण में, कुछ व्यापारी जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, तो उसके लिए वो साझेदारी को ढूंढते रहते हैं, पार्टनर को, और उनके संबंधों में बंध कर मिलकर व्यापार करते हैं और खूब धन कमाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आपका टॉपिक समाप्त। अब दोस्तों जानते हैं कि चौथा टॉपिक, समाज में सहयोग एवं संघर्ष। ठीक है, इसी समाज की विशेषताओं में ही हम अभी आपसे डिस्कशन कर रहे हैं।
तो हमने पहला पारस्परिक जागरूकता, दूसरा समाज अमूर्त है, तीसरा समाज में समानता एवं भिन्नता। ठीक है, हमने इन 3 टॉपिक पर विचार विमर्श कर लिया। अब आते हैं समाज में सहयोग एवं संघर्ष। आपका भी एक संघर्ष का इतिहास बनेगा। आप जिस तपस्या से तैयारी कर रहे हैं, आप जिस मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, उसका भी एक इतिहास बनेगा। दोस्तों, आपका संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाएगा। किसी न किसी दिन एक सुंदर सी टोकरी में बंध कर आपके ही बीच में आएगा, और तब आप उसे देखकर खूब प्रफुल्लित होंगे और अपने पुराने दिनों के संघर्षों को याद करेंगे। तैयार हो जाओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ। आप अपने बंद कमरे में इस अंदाज में हार्ड वर्क करो कि जब आप बाहर निकलो तो आपके माथे से एकदम ज्ञान की धारा निकल कर आए। सामने वाला आपसे बात करने से डरे कि अरे यार, इससे वार्ता कर लेंगे ना तो यह हमें अपने ज्ञान से बिल्कुल खत्म कर देगा, ऐसा बनो। चलिए, तो समाज में सहयोग एवं संघर्ष। तो दोस्तों, प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में पाया जाता है। ये जो चराचर आपका जगत है, ये जो आपका पृथ्वी है, जो आपका भूमंडल है, ये संपूर्ण भूमंडल पे सहयोग और संघर्ष का भाव हमेशा ही देखने को मिलेगा। सरल या आदिम समाज से लेकर हम जब एक बर्बर जीवन यापन कर रहे थे, हम जब एक जंगल में जीवन यापन कर रहे थे, जब हम अधिशेष का उत्पादन नहीं करते थे, हम जंगलों में जानवरों पर निर्भर थे, हम उनका शिकार करते थे और सब आपस में मिल बांट कर उसी दिन उस भोजन का हम पान कर लेते थे। लेकिन आज आधुनिकता में हम आगे बढ़ गए, कृषि में आए, आत्मनिर्भर हुए और जटिल समाज बना। लेकिन दोस्तों, सरल या आदिम समाज हो या आज का आधुनिक जटिल समाज, सहयोग और संघर्ष दोनों जगह पाया गया। दोनों जगह। आपके आदिम समाज में भी सहयोग का भाव था। एक जाता था, शिकार करता था, सब फैमिली मिलके खाते थे। सहयोग का भाव है ना, है कि नहीं? दोस्तों बताओ कमेंट करके। आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, है ना? आप लोग शेयर कर दो, रोने वाले नहीं है। चलिए, तो सहयोग और संघर्ष भी देखने को मिला। यह जो आदिम समाज था, यह इतने बड़े संघर्षों से ही तो दोस्तों आज आधुनिक बना। ऐसे ही बन गया, संघर्ष किया है तब जाकर ये बदला है कि नहीं? समझिए इन संघर्षों को। कल आप क्या करते थे? कल आपकी साइकिल कैसी थी? देखे हो ना? आज की साइकिल आपकी कैसी है? कल आपके कार मोटर कैसे थे? आज के आपके कार मोटर कैसे है? और आने वाले पीढ़ी का क्या होगा? 2012 से पहले आप कितनों के पास मोबाइल फोन एंड्रॉयड था, लेकिन आज देखिए 8 साल के बच्चे के पास भी एंड्रॉयड फोन है। तो सहयोग और संघर्ष दोनों, मनुष्यों और समूहों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है। लेकिन जहां वे सहयोग से ऐसा नहीं कर पाते, वहां संघर्ष का सहारा भी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मानव समाज है, इस मानव समाज में, इस मनुष्य और समूह में सभी की अपनी अपनी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं और उसके पूर्ति के लिए वो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। लेकिन जहां वे सहयोग से ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो
वहाँ संघर्ष का भी सहारा लेते हैं। जहाँ हम इन दोनों को थोड़ा अलग अलग समझेंगे, सहयोग और संघर्ष को। तो यहाँ पर सहयोग, फैमिली को आप देख सकते हैं, इससे बड़ा सहयोग का उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है। तो पहले यहाँ ये देख लीजिए सहयोग, और यहाँ संघर्ष। आप देखिए बलात्कार, हर न्यूज़पेपर को हर दिन उठाइए, आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और हम हमेशा लगातार प्रयास करते हैं कि इसके लिए कठोर से कठोर कानून बने, जिससे कि यह जो कृत्य है यह समाज से खत्म हो। तो सहयोग, तो दोस्तों प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में सफलता का आधार सहयोग ही है। क्या सहयोग के अलावा कुछ और है? आपको पता है दोस्तों, आज का जो समाज बन गया है, इस समाज में एक टीचर अपने इमोशन को बेचकर एक स्टूडेंट के भावनाओं के साथ खेल रहा है। वह दोस्तों उस स्टूडेंट के माता पिता की मेहनत की कमाई को वह अनुभूति नहीं करता है कि उसके माता पिता ने किस मेहनत से उस बच्चे को पढ़ने के लिए आपको पैसा दिया है। आप जो रोटी तोड़ रहे हो टीचर साहब, उसी बच्चे के माता पिता के खून पसीने की कमाई से आप अपनी रोटी तोड़ रहे हो। और दोस्तों वो इमोशन बेच बेच कर उन बच्चों के गरिमाओं के साथ खेलते हैं। उनको वो क्वालिटी नहीं देते हैं जो यूपीएससी की डिमांड है, उनको वो चीज देते हैं कूड़ा कचरा। और वही बच्चा जब आपसे प्रश्न पूछता है कि मुझे इस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करिए, वो अपने ही पैसा देकर वह उसी टीचर से गाली भी सुनता है। ये कैसा? ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपके समस्याओं के समाधान के लिए ही तो हम उपस्थित हैं। एक टीचर का कर्तव्य क्या है? तो दोस्तों आपके एक एक डाउट को क्लियर करना, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन आज के टीचर, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो अकबर जी आ गए हैं, औरंगजेब आ गए हैं। देख रहे थे कितने कूड़े कचड़े टाइप के लोग सिर्फ आएंगे, डिंग मारेंगे, बड़े बड़े डायलॉग मारेंगे, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए कोई भी वर्क नहीं कर रहा। सिर्फ डींगे हाँकने वाला कार्य ही चल रहा है। और स्टूडेंट की भी कमी है, वो अपने माता पिता के खून पैसे की कमाई की कीमत भी नहीं समझता है। घुसकर तुम उनसे अपने समस्याओं का समाधान करो, वो तुम्हारे मेहनत की कमाई है, तुम्हारा अधिकार है। क्योंकि तुम्हें संघर्ष करना ही नहीं आ रहा है, तो कहां से तुम आईएएस अधिकारी बनोगे? तुम एक अपनी समस्याओं को पूछने के लिए 4 बार करेगी ना करे, करेगी ना करे, करेगी ना करे। टीचर से पूछ लेंगे तो वो मेरे विषय में क्या सोचेगा। हम उसे हर्ट नहीं करना चाहते, वो भगवान है, वो शहंशाह है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने डाउट को क्लियर करने की आदत सीखो, तभी जाकर आप यूपीएससी के एग्जाम को निकाल सकेंगे। नहीं तो सेल्फ स्टडी करो, अपने डाउट को स्वयं लड़ो। सेल्फ स्टडी से भी अधिकारी बनते हैं। आईएएस अधिकारी बनने के लिए सेल्फ स्टडी से भी बनते हैं और एक टीचर की सहायता से भी बनते हैं। चलिए आगे। तो सहयोग, प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में सफलता का आधार सहयोग ही है। एक टीचर अगर अपने बच्चों को सहयोग कर रहा है तो वो सफल होगा। हालांकि इस सहयोग के भाव में उतना ही एफर्ट एक शिष्य के भी तरफ से आना चाहिए। तो पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में हर समय सहयोग देखने को मिलता है। सहयोग के अभाव में न कोई परिवार अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, न कोई राजनीतिक दल। आज आप लोग सिंपल से पूछते हैं, आइए
आप मुझे बताओ कि बागवान मूवी देखा है? बागवान, मैं इसको बागवान मूवी को मान रहा हूं। बागवान एक ऐसी प्रेम कहानी, एक ऐसा अटूट प्रेम, चली चली फिर चली चली, इश्क दी हवा चली, गाना है ना, सुने होंगे आप। मैं यहाँ तू वहाँ। आजकल के बच्चे क्या से क्या हो गए। हमारे माता पिता जब हम छोटे थे, खुद हमारी माँ गीले में सो जाती थी, लेकिन अपने बच्चों को गीले में सोने नहीं दी। खुद रातों की नींद हराम करके, रातों की नींद तोड़कर वह हमारा ख्याल रखती रही। लेकिन हम बड़े हो गए तो क्या हो गए, हम अपने माँ बाप को बांटना शुरू कर दिए। हम बांटना शुरू कर दिए। ये बागवान की कहानी, उस समय फिल्म आई, लेकिन यह समस्या आज भी व्याप्त है। वृद्धा आश्रम क्यों खुले हैं? इसीलिए तो खुले हैं ना। तो दोस्तों, सहयोग के भाव से परिवार भरा रहता है, परिवार खुश रहता है, उसका लक्ष्य ही है। और राजनीतिक दल, अब जैसे आज बीजेपी क्यों मजबूत है? क्योंकि उसके राजनीतिक दल, जो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जो मेंबर्स हैं, उसमें सहयोग का भाव बहुत स्ट्रांग है। आज कांग्रेस असफल क्यों है? क्योंकि कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, सुने हैं ना। अब राहुल बाबा, तुम्हारे अंदर जब अयोग्य हो, तुम योग्यता नहीं है, क्यों तुम संभाले हो? तुम्हारे जिद्द के कारण आज एक विपक्ष कमजोर हुआ है। तुम्हारे इस नेपोटिज्म के कारण, तुम्हारे इस पारिवारिक राजनीति के कारण हुआ है कि नहीं? आज बीजेपी के लिए एक ठोस विपक्ष की आवश्यकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठोस विपक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन एक परिवार का जो एक होता है ना, जैसे महाभारत में दुर्योधन का पुत्र मोह पूरी महाभारत खड़ा कर दिया था ना, बस वही यहां पर राहुल गांधी के साथ। वो एक अयोग्य व्यक्ति है, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसको नहीं पता है। हम उसको देश के पीएम के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में भेज देंगे? कदापि नहीं। तो दोस्तों, तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज सहयोग के अभाव में बिल्कुल खत्म हो जाती है, सहयोग से मजबूत हो जाती है। सपा, ये तो बिन पेनी का लोटा हो गया है। यहां पर भी नेपोटिज्म, बिन पेनी के लोटे हो गए हुए हैं ना। कब इनको कांग्रेस की तरफ लुढ़कना है, कब इनको। हम यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं, आप जब तक एक ठोस लक्ष्य के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। सहयोग का भाव मजबूत होना चाहिए। हमें आवश्यकता है आज बीजेपी के अपोजिट एक ठोस विपक्ष नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर आपको जो समझना है वो समझिए आप, ठीक है। बस यहां पर आपको क्या समझना है कि एक मिनट थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तो दोस्तों, सहयोग के अभाव में न कोई परिवार अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और न ही कोई राजनीतिक दल। चुनाव में कई राजनीतिक दल की हार का एक प्रमुख कारण उनके सदस्यों में सहयोग का अभाव ही है। किसी भी कार्य में
सफलता सहयोग पर ही निर्भर करती है। थोड़ा दोस्तों लाइट आ जा रही है तो इसको कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया? आप लोग एक कहानी सुने होगी, सुने हो? चलिए, अंधेरे में कहानी सुनाने में और मजा आता है ना? वो कहानी है, एक बार एक पिता जो है अपने बच्चों के अंदर एक संस्कार का निर्माण करने के लिए क्या किया था। अपने बच्चों में संस्कार का निर्माण करने के लिए उन सभी को एक मोटे मोटे गट्ठे, लकड़ी के गट्ठे दे दिए थे, है ना, लकड़ी, और उनको तोड़ने के लिए बोला। लेकिन वो अलग अलग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तोड़ नहीं पाए। लेकिन सब लोग मिलकर तोड़े तो टूट गए। तो कितनी भी हमारे समाज में समस्या हो या कोई भी वर्क हो, सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आप इस समाज को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं ना दोस्तों? मजा आ रहा है, हम भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाते हुए, है ना? आप भी एंजॉय करिए। संघर्ष दोस्तों, संघर्ष, अब संघर्ष को जान लेते हैं कि क्या ये इसकी कहानी है, संघर्ष को। तो दोस्तों समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। संघर्ष का प्रमुख कारण कुछ शारीरिक या व्यक्तिक भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, विरोधी स्वार्थ या स्वार्थों का टकराना एवं तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन है। देखो दोस्तों, संघर्ष कैसे होता है? संघर्ष कुछ शारीरिक या व्यक्तिक भिन्नताएं, या तो ये कारण बनता है। सांस्कृतिक भिन्नताएं, एक कल्चरल रूप से एक भिन्नताएं देखने को मिले, या विरोधी स्वार्थ कोई उनका टकराना, तीव्र गति से समाज में कोई परिवर्तन होना है। जैसे फ्रांसीसी संघर्ष आप देखे होंगे, फ्रांस का जो समाज था वो तीव्र गति से परिवर्तित होने के लिए बिल्कुल खड़ा था। तभी तो 3 शब्द निकल कर आए। कौन कौन से शब्द? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो वहां पर दोस्तों संघर्ष देखने को मिलते हैं। लोगों में रुचि, स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, इन संबंधी भेद पाए जाते हैं। अब हमारी रुचि अलग है, आपकी रुचि अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव अलग है। व्यक्तित्व, रहन सहन, हमारा रहन सहन अलग है, आपका अलग है। वेशभूषा, आपका अलग है, मेरा अलग है। आचार विचार, इन सभी में भेद है ना। इस प्रकार लोग, इन्हीं आधारों पर लोग अलग अलग धर्मों, संप्रदायों या मत मतांतरों से संबंधित होते हैं। हमारे ही कई स्टूडेंट में हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख भी है। हम मंदिर में जाते हैं ईश्वर की उपासना के लिए, और सिख गुरुद्वारे जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, और मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं। और सभी अपने भगवान को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को, अपने गुरु को याद करते हैं। लेकिन जब इसी में कोई रूढ़िवादिता व्याप्त होती है, इस धार्मिक पहलू में हो या और भी चीज़ों को लेकर, तो हम उस रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए संघर्ष भी करते हैं, ताकि समाज हमारा जो है वह फले फूले, आगे बढ़े। और दोस्तों, एक समाज और दूसरे समाज की संस्कृति में अंतर पाया जाता है। हमारा जो समाज है वो प्रयागराज का समाज है, इसकी जो कल्चर होगी अलग होगी। लेकिन हरियाणा में रहने वाले जो सोसाइटी है वो अलग होगी। ऐसे राजस्थान में रहने वालों की अलग होगी। तो दोस्तों, साथ ही लोगों या समूह के एक दूसरे के विपरीत स्वार्थ भी होते हैं, अर्थात कई बार उनके स्वार्थ आपस में टकराते हैं। अब जैसे उत्तर भारत और आपका एक नॉर्थ साउथ है, साउथ और भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत। अब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी तो उसमें त्रिभाषा फार्मूला की बात की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला,
हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय। तो जब हिंदी भाषा की बात की गई तो साउथ लोगों ने इस पर विरोध करना शुरू किया। तो ये स्वार्थ टकरा रहा है कि कहीं हिंदी जो है हमारी भाषाओं को समाप्त न कर दे। तो ये स्वार्थ टकरा रहा है, इसी कारण वो संघर्ष कर रहे हैं, है ना, संघर्ष किया उन्होंने। तो दोस्तों ये आपका संघर्ष है। सामाजिक परिवर्तन की तेज गति के कारण भी व्यक्ति और समूह कई बार बदलती हुई नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूल नहीं कर पाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं स्वार्थ या सामाजिक परिवर्तन संघर्ष के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, और मानव समाज में सहयोग के समान संघर्ष भी मानव सभ्यता के विकास के प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों आपसे प्रश्न है, हमारे समाज में महिलाएं कई ज्ञान से अपरिचित थी, क्योंकि उनको सिर्फ घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया गया था। लेकिन संघर्ष की और वो पढ़ना प्रारंभ की। जब पढ़ना प्रारंभ की तो कई अंधकार उनसे दूर भागता गया और सफलता की एक नई ऊंचाइयों पर अलग अलग क्षेत्रों में उठना वो शुरू कर दी। और जब वो उठना शुरू कर दी तो आवाज उठाएंगी कि नहीं। पहले बलात्कार, ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं होते थे, लेकिन पहले बंद कमरे में दबा दिया जाता था। लेकिन आज वो चुप नहीं है, आज वो आवाज उठाती है। लेकिन दोस्तों जिन बच्ची के साथ, जिन महिला के साथ, जिन औरतों के साथ अगर ये कृत्य हुआ है, अगर उनके साथ बलात्कार हुआ है तो उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन ये समाज उनको जिस नजर से देखता है वो गलत है। हीन नजर से देखना ये गलत है, उसका कोई दोष नहीं था, उसने कोई गलती नहीं की। उसको आप और एक तो उसको पीड़ा मिल गई है, लेकिन और पीड़ा मत दो वरना मर जाएगी। इस मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। ये पृथ्वी ही नहीं बचेगी, सब खत्म हो जाएगा। प्रकृति के इस नेचर के साथ कोई खिलवाड़ न करो, प्रेम करो लेकिन कोई खिलवाड़ नहीं, क्योंकि प्रकृति के ये जो पुरुष और महिला दोनों प्रकृति के अंग हैं, इन्हीं के गोद में ये पले बढ़े हैं। तो इनके साथ अन्याय न करिए, साथ दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों संघर्ष तभी होता है जब समस्याएं, स्वार्थ और भी चीजें टकराती हैं, है ना, हम परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज लाइट का थोड़ा आना जाना लगा है, यहीं पर क्लासेस थोड़ा मैं एंड कर रहा हूँ। समाज का एक क्लास और आपको देना पड़ेगा मुझे, थोड़ा इमोशन में क्लासेस लंबी भी हो गई है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट क्लासेस में आपसे फिर से पुनः चर्चा करेंगे। समाज की विशेषता और प्रकृति में मैंने आपको क्या क्या बता दिया। पारस्परिक जागरूकता बताया, पहली टॉपिक क्या थी, पहला टॉपिक क्या मैंने बताया, पारस्परिक जागरूकता। पहला क्या बताया आपको, सभी लोग कमेंट करके बताते चलो। पहला था पारस्परिक जागरूकता, दूसरा समाज अमूर्त, तीसरा समाज में समानता और असमानता, चौथा समाज में सहयोग और संघर्ष। आगे और विशेषताएं और प्रकृति हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज फिर से आपको बता रहे हैं समाज शास्त्र के नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है 25 मई के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। 3000 का ऑफ मिलेगा, 25 मई के अंदर लेते हैं तो देर न करिए, जल्दी से जुड़िए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और प्ले स्टोर पर जाकर क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड करना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल गया है,
मैं इंपोर्ट कर दिया हूँ, टच करिए और ऐप डाउनलोड करिए। जय हिंद, जय भारत।